एमिडेंस। यही एमिडेंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा करते हैं इसमें, ये एक्स और वाई इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक सेंटर है। यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो सबसे ज्यादा बेसिक सेंटर कौन सा है, एक्स और वाई। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले हम एच प्लस एट एक्स, मान लो कि एक्स जो है ना एच प्लस गेन किया, मीन्स अब ये नाइट्रोजन बेस की तरह काम कर रहा है, क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड, इस पर प्लस आ जाएगा और ये हाइड्रोजन गेन कर लेगा, ये हाइड्रोजन, और फिर ये NH2 है ऐसा। फिर ये देख सकते हो, यहां से हम रेजोनेंस भी करवा सकते हैं, ये लोन पेयर डोनेट करेगा और ये ऐसा, इस तरह से। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये लोन पेयर दिया, ये बॉन्ड खुलकर इस नाइट्रोजन पर आ गया। क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये दोनों दो टू इक्वल RS है, टू इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी मान लो क्या, H प्लस गेन हुआ एट वाई, तो ये वाई H प्लस गेन करेगा तो कुछ ऐसा होगा, देखिए तो अभी बताओ, इसमें और इसमें ये केटायन और ये केटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, क्योंकि इसमें दो इक्वल RS मिल रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन ज्यादा बेसिक सेंटर होगा, y will be more basic, x will be more basic as compared to y, यही कंक्लूजन निकला। तो हम लिख सकते हैं kb का ऑर्डर जो होगा दैट विल बी x will be more basic than y। तो ये ध्यान रखना है पहली बार, क्योंकि जब H प्लस इस नाइट्रोजन गेन करेगा, x वाला नाइट्रोजन गेन करेगा, then it will generate two equal resonating structure, that's why x is more basic as compared to y। उसी तरह होता है एक, हम बोलते गुआनिडीन, गुआनिडीन, गुआनिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेसिस, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक बेसिस। ये गुआनिडीन किसको बोलते हैं, इसको समझे, यही है आपका गुआनिडीन। इस R को हटाकर NH2 लगा देंगे तो देन इट विल जनरेट गुआनिडीन, इसको गुआनिडीन बोलते हैं। तो गुआनिडीन में भी यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछा करते हैं, ये X है और ये Y है और ये Z है, इन तीनों को KB के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहीं पर हम लोग फिर क्या करेंगे, आपको ये पता है Y और Z, जो Y का ऑर्डर होगा Z का भी वही ऑर्डर होगा, तो एक जगह H प्लस गेन करके हम दिखा लेंगे
और उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा बेसिक है। तो सबसे पहले हम H प्लस एक्स को देते हैं, तो क्या होगा, ये NH2C डबल बॉन्ड NH2 प्लस NH2 ये आएगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होगा, अगर ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये भी पॉसिबिलिटी, ये लोन पेयर अगर डोनेट कर दिया तो NH2 प्लस डबल बॉन्ड C NH2 और ये खुलकर फिर NH2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस केस में क्या 3 इक्वल RS मिल रहे हैं, 3 इक्वल RS मिल रहे हैं। यहाँ पर 3 इक्वल RS मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 इक्वल RS मिल रहा था, इसलिए गुआनिडीन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू एमिडीन। बट अगर आप H प्लस या तो Y और या Z पर ये H प्लस गेन करेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई एक जगह पर हम दिखा देते हैं। ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर KB का ऑर्डर ध्यान रखिएगा, X इज मोर बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक होता है क्योंकि उसमें 3 इक्वल RS मिल रहे हैं, और Y और Z का बेसिक स्ट्रेंथ सेम है। क्वेश्चन है, इन सबका KB का ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सर थर्ड नंबर। कौन सा थर्ड नंबर? सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन। वाई फर्स्ट वन? बिल्कुल बिल्कुल बोलना सही है, फर्स्ट वन इज, हाँ फर्स्ट वन इज मोर बेसिक, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गुआनिडीन डेरिवेटिव है, गुआनिडीन जैसा है, देखो गुआनिडीन जैसा है, देखो गुआनिडीन जैसा कुछ है यहाँ पर, और ये एमिडीन जैसा है, इसको गुआनिडीन डेरिवेटिव बोलते हैं, और ये एमिडीन है, तो गुआनिडीन सबसे ज्यादा बेसिक,
फिर एमिडीन्स, फिर इन तीनों का तो ऑर्डर बताए थे, कौन सा? 3 होगा। ये तीनों का ऑर्डर लिखा चुका हूं, आप लोग पढ़ते नहीं हो, सही बोलता हूँ। ये सबसे ज्यादा बेसिक, इसका रीजन ही बताए थे, क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और साथ ही साथ जब ये H प्लस गेन करता है तो ये जो प्लस चार्ज केटायंस आएगा दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। फिर ये, फिर ये, फिर ये। ये ऑर्डर ऑफ के भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बेसिक आपको पता है कि ये गुआनिडीन होते हैं, गुआनिडीन के बाद एमिडीन्स, एमिडीन्स के बाद ध्यान रखिएगा एलिफेटिक में चले आते हैं, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सब एलिफेटिक अमीन है। अमीन प्राइमरी, फिर उसके बाद अमोनिया, फिर उसके बाद पिरिडीन, फिर उसके बाद एनिलीन, फिर पायरोल, और सबसे लीस्ट बेसिक जो होते हैं ना, अमाइड होते हैं। व्हाई अमाइड आर लीस्ट बेसिक? रीजंस, अमाइड लीस्ट बेसिक क्यों होता है? कीटोन वहां पर बोलना पड़ेगा, लोन पेयर इज, लोन पेयर इज टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस। सो लोन पेयर क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा, ये क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर ज्यादा अवेलेबल होगा रेजोनेंस कर कर, इसलिए यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए अमाइड आर लिस्ट बेसिक। आपको अगर पता हो तो चारों का ऑर्डर लिखाया गया था। सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा बेसिक गुआनिड अमिडीन लिखाया गया था, फिर उसके बाद एलिफेटिक एमीन, फिर उसके बाद एरोमेटिक एमीन, और एमाइड आर लिस्ट बेसिक। तो एमाइड क्यों लिस्ट बेसिक है? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, इसलिए एमाइड आर लिस्ट बेसिक। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, देखो, साइट ऑफ प्रोटोनेशंस, प्रोटोनेशंस, जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, अगर हम H प्लस देंगे तो कौन सा साइट प्रोटोनेट होगा? तो आपको ये बताना पड़ेगा इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक सेंटर है। ये बेसिक सेंटर पिरिडीन है और ये बेसिक सेंटर पायरोल है, और इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होता है, पिरिडीन और पायरोल में? अभी यहाँ पर ही क्वेश्चन किया गया है। तो पिरिडीन आर मोस्ट बेसिक, तो क्या करेगा, दिस इज द साइट ऑफ प्रोटोनेशन, क्या होगा, ये H प्लस गेन करेगा, ना कि ये H प्लस। अगर हम एक H प्लस अप्लाई करेंगे तो ये नाइट्रोजन H प्लस गेन कर लेगा, क्योंकि दैट सेंटर इज मोर बेसिक।
तो अब से हम ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम ओनली चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, दिस इज द साइट ऑफ प्रोटोनेशंस। इसमें बताइए व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटोनेशंस। अगर H प्लस देंगे तो कहाँ पर प्रोटोनेट होगा? नीचे में, क्योंकि ये पिरिडीन और ये एनिलीन, तो पिरिडीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, तो दिस इज द साइट ऑफ प्रोटोनेशंस। आप प्रोडक्ट खुद बना लेना, मैं ओनली चिन्ह लगा दे रहा हूं कि यहाँ पर वो प्रोटोनेट होगा। अगर इसमें पूछा जाए तो साइट ऑफ प्रोटोनेशंस नीचे वाला, ये बताया गया है कि ये ज्यादा बेसिक होता है क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वल RS मिलते हैं, तो यहाँ पर H प्लस गेन करके आप प्रोडक्ट बना लीजिएगा। साइट ऑफ प्रोटोनेशंस, अगर इसको H प्लस देंगे तो क्या होगा? कौन सा साइट पर प्रोटोनेट होगा? ये वाला या ये वाला? क्या सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होता है? कब सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होता है? अच्छा H2O में, वो बताया गया था एलिफैटिक, एलिफैटिक एमीन में सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होता है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हम यही लगाएंगे कि लोन पेयर यहाँ पर डीलोकलाइज्ड है, बट यहाँ पर लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसलिए दिस इज द साइट ऑफ प्रोटोनेशंस। लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और साथ ही साथ NO2 ग्रुप क्या करेगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ को और कम करेगा, माइनस M करके, माइनस M से इस लोन पेयर को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबिलिटी बहुत कम जाएगा, बट यहाँ पर लोन पेयर इज लोकलाइज, दिस लोन पेयर इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन रेजोनेंस, सो दिस वन इज मोर बेसिक सेंटर। मोर बेसिक सेंटर, साइट ऑफ प्रोटोनेशंस, अगर H प्लस सप्लाई किया जाए इसको तो। क्या, क्यों नीचे वाला? ऊपर वाला में क्या है? क्या 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 बोला? प्लस है इफेक्ट, जो हम पढ़ाए थे, जो कल पढ़ाए थे, पढ़ कर आया, पढ़ा है? ऐसा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था ज्यादा होगा। हाँ, SIR2 डीलोकलाइजेशन, SIR2 डीलोकलाइजेशन के कारण ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, एंड दिस इज द साइट ऑफ प्रोटोनेशन। वहां पर रेजोनेंस रुक जाएगा, रेजोनेंस रुक गया मीन्स वहां पर लोन पेरेबिलिटी बढ़ गया। ये वाला आउट ऑफ प्लेन क्यों नहीं गया? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप नहीं है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप है, इसलिए आउट ऑफ प्लेन गया। तो आई थिंक सो आपको अब बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत काम किया गया है, अगर इतना भी क्वेश्चंस कर लेंगे तो बहुत एनफ है। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ से हर साल क्वेश्चन पूछते हैं,
लक अच्छा रहा तो 2 क्वेश्चन ही पूछ लेंगे, नहीं तो 1 क्वेश्चन तो पक्का है पूछते हैं। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर भी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन चेक करना बोल दिया जाए तो, अगर फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस, तो वही सेम काम यहाँ पर होगा। रिएक्शंस को फिजिबल होने के लिए इधर स्ट्रॉन्ग बेस और उधर वीक बेस होना चाहिए। जैसे इधर स्ट्रॉन्ग एसिड उधर वीक एसिड होता था तो फिजिबल होता था। यहाँ पर क्या, यहाँ पर इधर स्ट्रॉन्ग बेस और राइट साइड। जैसे अगर एक क्वेश्चन हम आपको दे दे कि CH3NH2 प्लस हाँ बताओ, ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं? क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सेकेंडरी एलिफेटिक है और ये प्राइमरी एलिफेटिक है। और हम बोले हैं कि सेकेंडरी एलिफेटिक बहुत ज्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी 230, दैट इज 231 का ऑर्डर। अगर मिथाइल रहता है तो 213, इस तरह से याद रखोगे। तो ये वीक बेस और इधर क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए ये रिएक्शंस फिजिबल्स नहीं होंगे। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना आता है तो आप ये बता दोगे कि रिएक्शंस फिजिबल होगा या नहीं होगा। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना आता है तो भी बता दोगे कि रिएक्शंस फिजिबल होगा या नहीं। कंसेप्ट इज दैट लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग बेस और राइट साइड वीक बेस होना चाहिए। और एसिड रहेगा तो लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग एसिड और राइट साइड वीक एसिड रहना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट रिएक्शंस इंटरमीडिएट में हम सबसे पहले कार्बोकेटायन को देखेंगे। कार्बोकेटायंस जिसको हम C+ से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बोकेटायन फॉर्म कैसे होता है? मान लो कि एक G ग्रुप है, G ग्रुप या हम लोग, हाँ G को एक ग्रुप है। अगर ये G ग्रुप लोन पेयर के साथ लेकर निकल जाता है, ये G ग्रुप अपना लोन पेयर, G ग्रुप अपना बॉन्ड पेयर, ये जो है ना, ये दोनों लोन पेयर लेकर, जो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको लेकर अगर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। ये क्या किया, ये G, ये भी इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, इसलिए इसके ऊपर माइनस साइन आया। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये निकल कर गया इसलिए माइनस। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन बोलते हैं, कार्बोकेटायन। अगर हम देखें इस कार्बन पर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन पर, जिस कार्बन पर प्लस है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। एज इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये थोड़ा बहुत पता होगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं और जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। अगर देखा जाए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज
ट्रायगोनल प्लेनर। कैसे? अगर इसको हमको बनाकर दिखाना रहता तो इस तरह दिखाते हैं। और इसके पास एक वैकेंट पी होगा जिसमें प्लस चार्ज होगा, और ये कार्बन जो आप देख रहे हो दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आज जो लास्ट क्लास होगा, लास्ट क्लास आफ्टर फिजिक्स क्लास, वो मेरा होगा। एक दिन बायोलॉजी, एक दिन केमिस्ट्री। हाँ, शुरू करेंगे कुछ दिन, इसको थोड़ा सा पीक पर लाने दो, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। जीओसी खत्म करने दो, GOC2, उसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि ये भी अब बहुत बहुत दूर चले गए हैं। अगर आप कोई ऑर्गेनिक समझना चाहता है तो अब फिर दिक्कत है, क्योंकि सब बेसिक जितने भी फंडाज है इसमें अब क्लियर हो गया है। अब इसका सिलेबस बहुत फास्ट भागेगा। और ऐसे भी GOC1 मीन्स नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म्स, GOC2 देखो कितना क्लास से चल रहा है, लगभग कितना दूर चला गया है। अब एक दो क्लास में GOC2 भी खत्म होगा, GOC2 खत्म होगा। GOC2 खत्म होने के बाद फिर हम एक ही साथ पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में SN1 और SN2 मीन्स SN1 SN2 मेनली अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर, इन तीनों का रिएक्शन एक ही साथ चलेगा। फिर ये खत्म होगा, मीन्स एक ही साथ आप अल्कोहल भी पढ़ लोगे, एक ही साथ अल्काइल हैलाइड भी, और एक ही साथ ईथर भी। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस में भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस, अल्कोहल का रिएक्शंस वहां पर ओवर हो जाएगा। एलिमिनेशन में भी बेसिकली 2 तरह का होता है, E1 और E2। उसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा देंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां जहां आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, एक ही जगह आपको कंप्लीट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम पढ़ा देंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म होने के बाद हम तुरंत अल्केन शुरू करेंगे। अल्केन, अल्केन में क्या उसका प्रिपरेशन मेथड है, क्या उसका प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में वही आपका हाइलोजिनेशन रिएक्शंस, वही मेन इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद अल्कीन में इंटर कर जाएंगे। अल्कीन में, अल्कीन टाइम लेता है, अल्कीन का प्रिपरेशन मेथड देखने के साथ आप वहां पर एडिशन रिएक्शन शुरू कर दोगे। एडिशन रिएक्शंस वहां पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अल्कीन मेनली एडिशन रिएक्शंस को करते हैं, तो वो रिएक्शंस कंप्लीट वहां पर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके लास्ट तक जाते जाते रिडक्शंस, ऑक्सीडेशंस, हाइड्रोलिसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अल्कीन, अल्कीन अगर आपको समझ में आता है तो अल्कान में हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि अल्कीन का जो प्रॉपर्टी है अल्काइन में भी वही होता है। थोड़ा बहुत रिएक्शंस वगैरह देखेंगे, अल्काइन भी होगा। अल्काइन होने के बाद फिर इतना खत्म होगा तो समझो कि आधा ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। फिर उसके बाद आपका थोड़ा बहुत जो बचता है, दैट वन इज एरोमेटिक केमिस्ट्री। एरोमेटिक केमिस्ट्री वही एरोमेटिक केमिस्ट्री देखोगे, मेनली जो बेंजीन होते हैं, बेंजीन का रिएक्शन देखोगे वहां पर। बेंजीन मेनली किस तरह का रिएक्शन शो करते हैं, दैट इज एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं वहां पर। तो वो आप देख लोगे, देखने के बाद उसका लगभग एक क्लास लगेगा। लगने के बाद एरोमेटिक केमिस्ट्री भी खत्म। फिर उसके बाद लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम कार्बोनिल कंपाउंड में मेनली जो होता है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या पढ़ते हैं, अल्डिहाइड कीटोन्स। अल्डिहाइड कीटोन्स का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, रीमैन टिमन रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शंस। ये सब देखने के बाद फिर एमीन्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उसके साथ ये खत्म हो जाएगा। बायोमोलिकुल्स नोट्स देंगे। बायोमोलिकुल्स में कुछ आप पहले से बायोलॉजी में जानते हो, कुछ जो बेसिक है। बेसिक तो मैं आपको आइसोमेरिज्म से ही सिखाना शुरू किया।
आइसोमेरिज्म्स में भी कैसे, किसको डी ग्लूकोज बोलते हैं, किसको एल ग्लूकोज बोलते हैं, फिर क्या एनोमर्स क्या होता है वहां पर बताएंगे, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, ये सब वगैरह वगैरह। फिर हम वहां पर एमिनो एसिड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये सब चर्चा करने के बाद लास्ट वाला पोर्शन है बायोलॉजी में, लास्ट वाला जो पोर्शन है दैट वन इज प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स तो पढ़ा देंगे। प्रोटीन्स के बाद जो लास्ट में आता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजी वाला जो पढ़ाया गया है वहां से रिफर करोगे, थोड़ा बहुत होगा तो बता देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद पॉलीमर्स, पॉलीमर्स पढ़ा देंगे, पॉलीमर्स और ये दोनों नोट से चलेगा। और फिर उसके बाद आपका लास्ट आता है, लास्ट वाला चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसको खुद पढ़ोगे, आपके पास बुक है, बुक से देखकर उसमें यही करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है उसी को आप याद करोगे, ज्यादा उसमें उसको एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आता है उसी को याद करोगे। इन एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वहां पर भी सेम फंडास। हाँ, एक इसमें और एक काम करेंगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा करते हैं, से लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो ये सबका हम एक दिन कंप्लीट जितना भी टेस्ट होता है उसका क्लास ले लेंगे। एक दिन जितना भी टेस्ट आपका होता है, लुकास टेस्ट क्या होता है, फिर अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें वहां पर भी 2 टेस्ट आता है, 2-3 टेस्ट आता है, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, ये सब इतने टेस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सबसे एक क्वेश्चन आना अनिवार्य रहता है। ये सब टेस्ट जितना है उसको पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक जगह और आता है, जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड को डिडक्ट करना है तो क्या करते हैं, सल्फर कंपाउंड को डिडक्ट करना है, जो आपका 11th का बुक है उसमें आप देखोगे, 11th का बुक है उसके लास्ट 2-3 पेज में देखोगे ये सब दिया हुआ है, दैट इज हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच, वहां पर देखोगे ये सब है। तो उसका भी हम एक क्लास लेंगे, एक क्लास के आधा घंटा लेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। इतना ही बचा हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर करेंगे, उसमें आपको नोट्स पकड़ाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम कम है, क्योंकि टाइम तो मई तक ही है, मई तक है, मई तक हमको सब चीज ये से इतना खत्म करना है, समझ लो। लगता है हो पाएगा? हम्म। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है वो, एक्स्ट्रा देखोगे जो हम ले रहे हैं, मीन्स सप्ताह में दो दो एक्स्ट्रा क्लास होगा, 2 फिजिक्स का, 2 बायोलॉजी का और 2 केमिस्ट्री का, वही एक्स्ट्रा लेते लेते देखो वो खत्म हो जाएगा। चलो, फिर उसके बाद देखो, जैसे ये भी कार्बोकेटाइंस ही है, ये पूछा करते हैं, ये जो कार्बोकेटाइंस है, उस कार्बन, इस कार्बन को क्या बोला करते हैं, अगर आपको याद हो तो इसको क्या बोलते थे बताओ, इसका कॉमन नेम कोई, कॉमन नेम क्या, क्या इथाइल ग्रुप, इसको इथाइल ग्रुप बोलेंगे। एलाइल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एलाइल नहीं बाबू, विनाइल ग्रुप। ये क्या है? विनाइल ग्रुप, ये विनाइल ग्रुप बताया गया था, या इथिनाइल ग्रुप, इथिनाइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे, विनाइल कार्बोकेटाइंस। और ये विनाइल कार्बोकेटाइन ध्यान रखना है, एक्सट्रीमली लेस स्टेबल्स होते हैं, बहुत कम स्टेबल्स होते हैं, या एक्सट्रीमली, या लेस स्टेबल लिख दो, या ऐसे बोल सकते हो ये अनस्टेबल होते हैं। ऐसे कार्बोकेटाइन जनरली बनते भी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? देखो, इस कार्बन पर प्लस चार्ज मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ यूज हुआ है, 1, 2 और 1, 3 इस हाइड्रोजन के साथ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइज। कैसे, अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया इसका, और यहाँ पर और यहाँ पर एक वैकेंट पी होगा जिसमें प्लस चार्ज होगा, दिस वन इज वैकेंट पी।
बताएं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बोकेटायंस। चलो बता देता हूं, ये भी sp हाइब्रिडाइज। यहां पर एक वैकेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पड़े होंगे। यहां पर क्या होगा बेसिकली, एक वैकेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पड़े होंगे। दिस वन इज वैकेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और 2 पाई बॉन्ड बना होगा ऐसे। ये बताएं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बोकेटायंस। हाँ नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज। यहां पर एक, यहां पर ध्यान रखना, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, और ये क्या है, sp2 वैकेंट, वैकेंट ऑर्बिटल्स। ये sp2 वैकेंट है और इस कार्बन पर प्लस चार्ज है। मींस प्लस चार्ज यहां पर ध्यान रखना, प्लस चार्ज लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड है, ये बताए थे। प्लस चार्ज इज लोकलाइज्ड, दैट वन इज प्रेजेंट इन दिस sp2 वैकेंट ऑर्बिटल्स। लोकलाइज्ड फिक्स्ड है। इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक कार्बोकेटायंस। ये बहुत ज्यादा स्टेबल्स होते हैं, लिख देते हैं हाईली स्टेबल्स। व्हाई हाईली स्टेबल्स? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस में ये प्लस चार्ज यहाँ पर नहीं है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए स्टेबल्स होते हैं। बट एलाइलिक, विनाइलिक कार्बोकेटायंस इज एक्सट्रीमली लेस स्टेबल्स, क्योंकि sp कार्बन पर प्लस चार्ज बहुत कम स्टेबल्स होते हैं। चलो तो बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, स्टेबिलिटी रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कार्बोकेटायंस सबसे ज्यादा इसको स्टेबिलिटी प्लस m से मिलती है, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन से, फिर उसके बाद प्लस i से। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पर, इन चारों में which one is more stable, arrange them in stability orders। why first? हाँ, क्योंकि जनरली कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी वी आर ऑलवेज चेकिंग इन टर्म्स ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स। तो इन फर्स्ट केस देयर इज 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन्स, इन सेकंड केस 6, इन थर्ड केस 3, इन फोर्थ केस 0। तो ये सब बिल्कुल बहुत अच्छा है, मीन्स आप लोग पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत। अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 0, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो इन दिस विच वन इज मोर स्टेबल्स, ये भी क्वेश्चन करा चुका हूं। वाई सेकेंड? ऐसा तो नहीं बोले हैं, यहाँ पर तो ये प्लस चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर बताया है, बट ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए
फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल्स। ये भी बातें बताए थे अगर आपको याद हो तो। कार्बोकेटायन को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्लस एम ग्रुप से मिलती है। बैक बॉन्डिंग, इट इज ए टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो इससे जो कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी मिलती है, बहुत ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल फील करता है। या दूसरा बताए थे, ये भी याद करो, या ऐसे छोड़ो हटाओ इसको। ये भी एक टाइप का बैक बॉन्डिंग है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करेगा। तो ये इस तरह का कार्बोकेटायन अगर मिल गया, बहुत ज्यादा स्टेबल। एक चीज यहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पर याद रखना है आपको, इन दोनों कार्बोकेटायंस में विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल? जनरली रेजोनेंस वाला कार्बोकेटायंस, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। तो ऐसा देखा जाए तो हम बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन टर्सरी कार्बोकेटायंस। बट एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया, ये जो 9 हाइपर कंजुगेशंस के साथ जो स्टेबिलिटी इसको मिलती है, ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू दिस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तो ये एक्सेप्शंस के तौर पर ध्यान रखोगे। एक एक्सेप्शन और यहीं पर जो आ रहा है लिखा देता हूं यहीं पर। Which carbocation is most stable? Why first? क्या प्लस आई? अच्छा, यहाँ पर भी तो प्लस आई है। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी मेनली प्लस आई से पहले चेक करने के पहले हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। तो अगर हाइपर कंजुगेशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है। तो क्या होना चाहिए? ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बट यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, ये 3 क्लोरीन का माइनस आई इतना ज्यादा हो जाता है। हाँ, भले ही इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, बट ये 3 क्लोरीन होने के कारण इसका माइनस आई डोमिनेट कर जाता है और इसका रिजल्टेंट जो स्टेबिलिटी होता है कम होता है एज कंपेयर टू दैट। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ये सब बता चुका हूं, सम स्टेबल कार्बोकेटायंस। इस तरह का कार्बोकेटायंस मिल जाए तो बहुत ज्यादा स्टेबल। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल केटायंस। ये बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये एरोमेटिक है। दूसरा कार्बोकेटायन ये भी बताए थे आपको अगर याद हो तो, इसको कौन सा कार्बोकेटायन बोलते हैं? ट्रोपिलियम केटायन, ट्रोपिलियम कार्बोकेटायन। ये भी एक्सट्रीमली ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये भी बताए थे अगर आपको याद हो तो, ये जो कार्बोकेटायंस होते हैं एक्सट्रीमली लेस स्टेबल होते हैं। ये जो कार्बोकेटायंस, ये वेरी वेरी लेस स्टेबल या अनस्टेबल बोल लो।
क्यों? क्या? हाँ, एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक्स वेरी कम स्टेबल, बहुत कम स्टेबल्स होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। अगर यहाँ पर एक देखो, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर मान लो हम इसको अगर AgNO3 से ट्रीट करते हैं तो इसमें नो प्रोडक्ट मिलता है, नो प्रेसिपिटेट। बट अगर हम यही और प्लस, ऐसा क्यों? क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रोपिलियम। देखो ये AgNO3 का काम क्या है, ये Ag+ जहां पर भी हाईलाइट को देखेगा तुरंत प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो Ag+ इस Br के साथ तुरंत प्रेसिपिटेट बनाना चाहता है, क्योंकि ये जो बनने वाला कार्बोकेटायन है ट्रोपिलियम केटायन है, ये कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। बट इस केस में नो प्रेसिपिटेट, ये Br निकाली, Br- नहीं निकाल पाता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो केटायंस बनेगा दैट विल बी ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, इसलिए उस केस में नो प्रेसिपिटेट। बट इस केस में इजिली प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। एक होता है, हम लोग बोलते हैं CPM कार्बोकेटायंस, CPM कार्बोकेटायंस। ये क्या CPM क्या होता है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायंस। ये जो कार्बोकेटायन ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल्स होते हैं। दिस वन इज एक्सट्रीमली स्टेबल्स, बहुत ज्यादा स्टेबल्स होते हैं ये भी कार्बोकेटायंस। क्यों ज्यादा स्टेबल्स होते हैं, इसका पीछे लॉजिक समझ लो। सिग्मा पाई ओवरलैपिंग होता है। ये जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग, जो ये साइक्लोप्रोपेन आप देख रहे हो, ये साइक्लोप्रोपेन इस तरह अपने आप को बेंड करता है, इस तरह से अपने आप को मोड़ता है, सच दैट इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैकेंट p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेता है और सिग्मा पाई रेजोनेंस करता है। इसलिए ये जो कार्बोकेटायंस है बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्या मैं बोला, फिर से सुनो। ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है, it bends in such a manner that it gets overlap with the vacant p orbitals। तो यहाँ पर सिग्मा पाई ओवरलैपिंग होने के कारण ये जो कार्बोकेटायंस है, CPM कार्बोकेटायंस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल्स होते हैं, एक्सट्रीमली हाईली स्टेबल्स होते हैं ये कार्बोकेटायंस। ये बना लो, उसके बाद मैं लिखा देता हूं। CPM carbocation is extremely stable because
cyclopropane ring bends and reaches to vacant p orbitals and do sigma pi overlapping. एक कहाँ गई जो आई कल आई थी ना एक बच्ची, तबीयत खराब है, आई और तबीयत खराब। अच्छा ऑनलाइन कर रही है, ऑनलाइन का ऑप्शन है। ऐसे भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं फिर से। कोरोना कुछ करे या नहीं करे, एजुकेशनल इंडस्ट्री को, एजुकेशन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। क्या अच्छा, अभी रिसेंटली पटना बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है। जो भी एजुकेशनल इंडस्ट्री है, जैसे कोचिंग्स हो गया, स्कूल्स हो गया, और जो भी ये सब कॉलेजेस हो गया, ये सब ओपन नहीं होगा। ये मतलब लगभग 11-12 तारीख तक सेंट्रल जो बिहार गवर्नमेंट है नोटिस जारी किया। जो पटना में टीचर्स वगैरह हैं वो सब तो पूरा अपोज कर रहे हैं कि नहीं हम खोलेंगे। आपको क्या करना है, नीतीश बाबू आकर क्या कीजिएगा हमको, ये गलत है। मीन्स आपका जैसे यहाँ पर वोटिंग, आज भी वोटिंग है यहाँ पर जैसे वोटिंग हो रहा है तो उसमें कोरोना नहीं। मीन्स बच्चा अगर कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, कोचिंग जाएगा तो कोरोना हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी लगाएगा। मतलब 2 तारीख यहाँ पर ना रिजल्ट डेट, इस एरिया में 17 तारीख, इस एरिया में इलेक्शन जो भी होगा, जो भी आपका विधान नगर पूरा है। और इधर जो भी है सुजीत बोस जो है ना जीतता है, वो बहुत पहले से उसका पकड़ है इस एरिया में। वो कुछ फुटबॉल्स वगैरह खेलता था पहले, फुटबॉल्स एकेडमी का कुछ था। किधर? इधर? अच्छा, लेक टाउन। अच्छा अच्छा, ये स्टेडियम इधर वाला। उसमें होते थे। चलो चलो इधर देखो, अभी क्या लिखा था, सीपीएम कार्बोकेटायंस। उसके बाद आगे देखो, लिखो रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायंस। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायंस। इसमें लिख लीजिएगा पहला, लेस स्टेबल कार्बोकेटायंस, rearrange into less stable carbocation, rearrange into
more stable carbocations, more stable carbocations। रीअरेंजमेंट का सिर्फ एंड सिर्फ मकसद है कि लेस स्टेबल कार्बोकेटायंस मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस में कन्वर्ट होगा, तभी रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट विल ओनली हैपेंस when there will be increase in stability of carbocations। ये बात ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट तभी होगा जब कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर ये रीअरेंजमेंट 3 तरह का होता है, तो लिखें टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट, टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। पहला शिफ्ट। शिफ्ट भी बेसिकली 3 तरह का, एक को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, यहाँ पर 1 2 ऐड कर देना है, यहाँ पर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 अल्काइल शिफ्ट, 1 2 फिनाइल शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 अल्काइल शिफ्ट, 1 2 फिनाइल शिफ्ट। दूसरा expansions of ring, तीसरा contractions, contraction of ring। यही 3 तरह का रीअरेंजमेंट होता है। तो हम पहला शुरू करते हैं शिफ्ट। शिफ्ट में भी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, देखो अगर अभी देखा जाए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है बताओ। वो जो कार्बोकेटायंस है, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर? 6। अरे यार इसके एडजेसेंट कार्बन पर तो एक ही हाइड्रोजन है, क्या बोला गया है? इसके एडजेसेंट, यही अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो 1। अगर मान लो ये प्लस चार्ज शिफ्ट होकर यहां पर आ जाता है तो अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा? ये प्लस चार्ज यहां पर आएगा और ये हाइड्रोजन यहां से यहां माइग्रेट करेगा, ये हाइड्रोजन यहां पर माइग्रेट करेगा और प्लस चार्ज यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। हमेशा 1 और 2 पोजीशन के बीच शिफ्ट होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। क्या होगा? शिफ्ट होने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, देखिए, और यहां पर देखो अल्फा हाइड्रोजन ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। दूसरा है दैट वन इज 1 2 अल्काइल शिफ्ट। बताओ यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0, अल्फा हाइड्रोजन 0 है। बट अभी क्या होगा? देखो तीनों ग्रुप मिथाइल है, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। मिथाइल शिफ्ट होने से अभी अल्फा हाइड्रोजन बताएं, 8 हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया। पहले ये लेस स्टेबल था। रीअरेंजमेंट का सिर्फ एंड सिर्फ मकसद है स्टेबिलिटी बढ़ना, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तभी शिफ्ट होगा।
अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा शिफ्ट नहीं होगा। तो मिथाइल शिफ्ट भी आसानी से हो जाएगा। तीसरा तरह का शिफ्ट होता है, दैट वन इज फिनाइल शिफ्ट। अभी ये बहुत कम स्टेबल्स है। अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 0 है। साथ ही साथ अगर ये प्लस चार्ज यहां पर आ जाए तो उसको दो दो फिनाइल का स्टेबिलिटी मिलेगा। मतलब एक तरह से यहाँ पर प्लस आएगा तो ये बेंजाइलिक कार्बन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिनाइल एंड दिस फिनाइल। समझ रहे हो ये? तो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ से एक फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1,2 फिनाइल शिफ्ट। तो यहाँ पर देख रहे हो अल्फा हाइड्रोजन भी 2 हो गया, साथ ही साथ इस प्लस चार्ज को दो दो फिनाइल का स्टेबिलिटी मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर भी लेस स्टेबल मोर स्टेबल्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। मीन्स अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिचुएशंस, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रहता, एक मिथाइल रहता, एक हाइड्रोजन रहता, एक हाइड्रोजन रहता, एक मिथाइल रहता, एक फिनाइल रहता, तो ये तीनों ग्रुप रहता तो कौन माइग्रेट करता? उसके लिए हमको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस करा रहे थे, तीनों को फिनाइल रख रहे थे, तीनों को मिथाइल रख रहे थे, एक हाइड्रोजन से मिथाइल, तो हमको अभी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जरूरत है। तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का होता है, फिर उसके बाद फिनाइल का होता है, और फिर उनके बाद अल्काइल का होता है। ये ध्यान रखिएगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा चीज क्या है, एमोंग अल्काइल। अब अल्काइल की बात करें तो अल्काइल भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन सब में किसका ज्यादा? एमोंग अल्काइल। तो यहां पर भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, हाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर। जितना ज्यादा प्लस आई मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जितना ज्यादा होगा, मीन्स यहां से बोल सकते हैं टर्सरी का, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। यही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर होगा। एमोंग फिनाइल, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चंस कराएं आपसे,
इन सब में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीन्स माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा इन चारों में से? तो किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है वही देखना पड़ेगा, क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। तो देखना पड़ेगा ये कैसा ग्रुप है, प्लस एम है माइनस एम है, क्या है? प्लस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप है तो इस फिनाइल रिंग का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को और बढ़ा देगा। यहां पर ये, यहां पर अब ये देखना पड़ेगा इन दोनों में प्लस आई किसका ज्यादा? YnH2, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहां पर नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा, समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा क्या होगा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका होगा, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, सबसे कम सेकंड का। सबसे ज्यादा फर्स्ट का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का और फिर सेकंड का। यही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा। इन तीनों में किसका ज्यादा? वन ज्यादा, थर्ड क्यों नहीं? क्या थर्ड? देखो लॉजिकली देखा जाए तो थर्ड का ज्यादा होना चाहिए, फिर फर्स्ट का होना चाहिए, फिर सेकंड का होना चाहिए। बट यहाँ पर ध्यान रखना, और बिल्कुल सही बोल रहा है, वहां पर OCH3 बल्कि ग्रुप होने के कारण वहां पर वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और वहां पर क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है बहुत कम होता है, समझ रहे हो ना? यहाँ पर जो एक्चुअल ऑर्डर है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, ट्यूड का 1 2 3, ये बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पर नोट पर ये बातें लिख भी लिखिएगा नोट में। क्या? ऑर्थो 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 डाई सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप नेवर migrate due to steric hindrance ऑर्थो एराइल ग्रुप, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है इसका। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिस्ट होता है। फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप रीअरेंज करके बताओ। हाँ, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड एराइल, एराइल मीन्स ये फिनाइल ग्रुप, इसको एराइल ग्रुप बोलते हैं। ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप नेवर माइग्रेट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस।
चलो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको रीअरेंज कीजिए। तो वहां पर लिख रही है तो वहां रीअरेंज कहाँ करेगी? हम्म, रीअरेंज कहाँ करेगी? कौन सा शिफ्ट हो रहा है ये भी लिखना है। जैसे इसमें कौन सा शिफ्ट होगा, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल। हम जानते हैं हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट होने यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो अल्फा हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो ये सब एनालिसिस भी लिखना है आपको। और शिफ्ट का एक ही मकसद होता है, लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। अगर स्टेबिलिटी सेम हुआ या कम हुआ, नो शिफ्ट। अल्फा हाइड्रोजन 3 ही आया है तुम्हारा, 3 कैसे लिखे? हम्म, वहां पर तो एक लिखी और उधर उधर एक 3 ही है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते? अच्छा, मिथाइल ग्रुप है ऊपर वाला में।
नहीं होगा, शिफ्ट होगा या नहीं होगा। अभी कितना अल्फा हाइड्रोजन है, अभी 4 है, शिफ्ट होगा 5 हो जाएगा, तो शिफ्ट होगा। 4 से 5 हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ा ना, तो बढ़ा तो शिफ्ट कराओ। हम्म उधर क्यों ले गई? हम्म अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जा। ये गलती हो रहा है यहाँ पर इसमें थी, करो चेंज करो। यहाँ पर ये प्लस चार्ज यहाँ पर करो। जो एक्चुअल क्वेश्चन अभी दिए थे ना, उसमें तो शिफ्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन है, अगर प्लस चार्ज यहाँ पर है और आप अगर कर रहे हैं, ये शिफ्ट कराने के बाद, यहाँ पर देखो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो समझो। अगर शिफ्ट कराने के बाद अगर आप ऐसे कर रहे हो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हो, तो ये शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई लॉजिक बताओ। ये शिफ्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन था पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल था, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, आज ही बताए हैं। तो क्यों शिफ्ट होगा, ये यहां से यहां क्यों आएगा? क्या उसको बैक बॉन्डिंग ज्यादा जैसा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा यहाँ पर आकर? नहीं होगा, तो शिफ्ट नहीं होगा उसमें। तो ये यही क्वेश्चन था, तो इसमें नो शिफ्ट, इसमें क्या होगा, शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसी में, उसमें शिफ्ट नहीं करवाना है, क्वेश्चन को चेंज मत करो। देखो चलो हम बना देते हैं जल्दी जल्दी। अल्फा हाइड्रोजन 2, हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पर हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। अल्फा हाइड्रोजन 6 कार्बन हो गया, लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। यहाँ पर भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखा जाए तो 1 है, यही अल्फा हाइड्रोजन जो यहाँ पर 1 है, ये माइग्रेट करेगा यहाँ पर। माइग्रेट करने के बाद ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा और अल्फा हाइड्रोजन 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए अल्फा हाइड्रोजन 2 है, 4 है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, दोनों में से कहीं यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेट कर दो, यहाँ पर कर दो, एक ही बात है। मान लो कि यहाँ वाला यहाँ पर जो हाइड्रोजन है माइग्रेट करके यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने के बाद ये प्लस यहाँ पर चला जाएगा और अल्फा हाइड्रोजन 5 हो जाएगा, इसलिए शिफ्ट हुआ। यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन देखा जाए तो 0 है, तो इसमें क्या है, तीनों ग्रुप मिथाइल है यहाँ पर, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। मिथाइल शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ का एक मिथाइल ग्रुप मूव करके यहाँ पर चला गया और प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3, 3 6 और 2 8, स्टेबिलिटी बढ़ गया, 0 से 8 हो गया, इसलिए शिफ्ट हुआ। ये तो बता ही दिए, ये शिफ्ट होगा, इसमें शिफ्ट होगा, क्यों होगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल जाएगा। अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया तो इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस हो जाएगा, इसलिए शिफ्ट होगा। कैसा शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये शिफ्ट होगा, क्यों फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट क्यों होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रुप जो है हमेशा 1,2 शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन, तो ये प्लस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल जाएगा, नीचे नहीं आएगा कभी। नीचे आएगा तो
स्टेबिलिटी विल रिमेन सेम। अभी भी अल्फा हाइड्रोजन 4, नीचे आने पर भी 4, तो क्यों शिफ्ट होगा? शिफ्ट का ओनली मतलब है स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, तो ऊपर चला जाएगा। यहां पर क्या हुआ? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहां पर बताओ शिफ्ट होगा? ये प्लस चार्ज यहां पर आ जाएगा, अभी प्राइमरी पर है, यहां पर आएगा तो टर्सरी पर हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन 1 है, अल्फा हाइड्रोजन 1 है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अभी अल्फा हाइड्रोजन देखोगे 3, 5, 7 हो गया, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन के साथ स्टेबिलिटी बढ़ गया। यहां पर शिफ्ट होगा 1,2। अगर ये मिथाइल शिफ्ट करा दूं तो उससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगा ना इसको। ये ऊपर वाला मिथाइल को उठाकर यहां पर रख दूं तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, या नीचे वाला हाइड्रोजन को शिफ्ट कराऊं? देखो अभी अभी अल्फा हाइड्रोजन बताओ, अभी अल्फा हाइड्रोजन दो ही है। अगर मैं ये प्लस को उठाकर यहां पर लेकर चले आऊं तो कितना होगा? 4 होगा। अगर यहां से मिथाइल को यहां शिफ्ट कराऊं तो अल्फा हाइड्रोजन बताओ 3, 5, 7 किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। तो कैसे शिफ्ट कराना है ये सब अभी का ज्ञान, बात जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाने लगेंगे। SN1 रिएक्शन, उसमें कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंज होता है, जैसे U1 में रीअरेंजमेंट होता है, SN1 में रीअरेंजमेंट होता है, तो वहां पर ये सब ज्ञान वहां पर चाहिए। नहीं वहां पर होगा तो डायरेक्ट हम शिफ्ट कराएंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये सबका प्रैक्टिस अभी से कीजिए, और वहां पर ये सब हम बताएंगे भी नहीं। फिर उसके बाद है रिंग एक्सपेंशन। सेकेंड वन इज द रिंग या एक्सपांशन ऑफ रिंग। सेकेंड यही था। तीसरा था रिंग कॉन्ट्रैक्शंस। तो रिंग एक्सपेंशन मेनली 4 कार्बन वाला 5 कार्बन में कन्वर्ट होगा, या 5 कार्बन वाला 6 कार्बन में कन्वर्ट होगा। ऐसा क्यों होता है? टू रिड्यूस एंगल स्ट्रेन। हमको पता है कि 4 कार्बन वाला कार्बन में एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, अगर वो 5 कार्बन में कन्वर्ट हो गया तो एंगल स्ट्रेन रिड्यूस हो जाएगा। तो एंगल स्ट्रेन रिड्यूस करने के चक्कर में रिंग एक्सपेंशन होता है। तो रिंग एक्सपेंशन के लिए क्या कंडीशंस है? तो कंडीशंस है यही कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लिख लो, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशंस। अल्फा पोजीशंस, positive charge must be present at alpha position with respect to ring. Positive charge must be present at alpha position with respect to ring. जैसे देखिए ये एक रिंग है, रिंग के इस रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन पर प्लस चार्ज। तो यहां पर क्या होता है? रिंग एक्सपेंशन होता है। कैसे होता है समझें इसको। यहां पर हम नंबरिंग कर देते हैं अपने सहूलियत के लिए। क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा और इसके बीच बॉन्ड बनेगा, यही होगा। क्या हुआ? रिंग एक्सपेंशन हुआ। क्या 5 मेंबर का हम रिंग बना लेते हैं? देखिए बना लिए 5 मेंबर का रिंग।
देखो एक कार्बन प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, अब ये सोचना है प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, किसका लॉस हुआ। देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड था, टूट गया, तो 1 का तो कोई लॉस नहीं हुआ, इधर भी बॉन्ड था, टूटा तो नया बॉन्ड बना, लॉस हुआ किसका, 2 का, 2 का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो अगर 2 का लॉस हुआ तो 2 पर प्लस जाएगा, और 1 तो बॉन्ड बनने के कारण न्यूट्रल हो गया, तो क्या हो गया, ये 1 जो कि न्यूट्रल है, 2 पर प्लस चार्ज आ गया, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, 1 5 है। अब देख रहे हो 1 और 5 के बीच बॉन्ड बना है, ये रिंग एक्सपेंशन हो गया, 4 मेंबर 5 मेंबर में कन्वर्ट हो गया। यहां पर भी रिंग एक्सपेंशन होगा, सेम वही फंडा, 1 2 3 4 5 6, ये टूटेगा, इसके इसके बीच बनेगा, प्लस चार्ज 2 कार्बन पर चला जाएगा क्योंकि 2 कार्बन का लॉस हुआ है, तो हम 6 मेंबर का रिंग बना लेंगे। ये मान लो कि एक कार्बन है, 2 कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, 3 कार्बन, 2 से 3 जुड़ा हुआ, 3 से 4, 4 से 5 6, 1 और 6 के बीच नया बॉन्ड बन गया। अब रिंग एक्सपेंशन कराओ, तो सेम फंडा, नंबरिंग कर दो, 5 मेंबर का रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके इसके बीच बॉन्ड बनेगा, रिंग एक्सपेंशन हुआ। हम 6 मेंबर का रिंग बना लेते हैं, ये मान लो कि 1 कार्बन पर मुझे एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो 1 कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, 2 कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर 3 कार्बन, फिर 4th कार्बन, फिर 5th कार्बन, फिर 6th कार्बन, 6 और 1 के बीच देखो बॉन्ड बन गया। अब यहां पर ये नहीं रुकेगा, अभी अगर ये प्लस चार्ज यहां पर आ जाए, उससे इसका स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। अभी अल्फा हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 और एक 3, अगर ये प्लस चार्ज सेकेंडरी से टर्सरी पर चला जाए तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा, तो रिंग एक्सपेंशन के बाद हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, सेवन मेंबर रिंग अनस्टेबल हो जाते हैं, 6 मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन ये बताया था क्योंकि वो चेयर फॉर्म और वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन प्लेनर हो जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। 7 मेंबर रिंग भी फॉर्म होते हैं कहीं कहीं पर, बट वो बहुत कम होते हैं। फिर उसके बाद रिंग कॉन्ट्रैक्शंस, रिंग एक्सपेंशंस हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्शंस, रिंग कॉन्ट्रैक्शंस। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शंस में मेनली क्या होता है, 4 मेंबर वाला 3 मेंबर में कन्वर्ट होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमको पता है कि सीपीएम कार्बोकेटायन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, इसलिए 4 मेंबर वाला 3 मेंबर में कन्वर्ट होना चाहता है। बताया गया था ना सीपीएम कार्बोकेटायन, उसमें साइक्लोप्रोपेन रिंग बेंड्स होता है और सिग्मा पाई ओवरलैपिंग होता है, उसको एक और नाम है, उसको हम डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। उसको सीपीएम कार्बोकेटायंस वाला का एक और नाम कहीं कहीं पर लिखा मिल जाएगा, डांसिंग रेजोनेंस, और वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं सीपीएम कार्बोकेटायंस। तो इसके लिए कंडीशंस क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए रिंग पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो लिख लीजिए पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिंग, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिंग। और आज इसी को कंटिन्यू करेंगे, कार्बन आयन खत्म करेंगे,
फिर उसके बाद टोटोमेरिज्म आज पढ़ा देंगे। टोटोमेरिज्म छूटा हुआ था, उसको आप टोटोमेरिज्म पढ़ने लायक हो गए और टोटोमेरिज्म खत्म करेंगे। फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या टाइम नहीं बचेगा? फिर उसके बाद अगले क्लास जो होगा, जो भी आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सब खत्म होते लिविंग ग्रुप क्या होता है, ये सब ओवर होते हुए हम रिएक्शंस मैकेनिज्म्स में इंटर कर जाएंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर वहां से आपका एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है। ये सब तो बेसिक ABCD है, विदाउट दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आ जाएगा। जितना बताया गया सब बेसिक है अभी तक। तो यहाँ पर क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिंग। चलो इसको अगले क्लास में देखेंगे। ये मिस आज ही का आफ्टर फिजिक्स क्लास।